हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राकेश पोखरियल टॉक शो। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे शायद आप भी गुजरे हों, मैं भी गुजरा हूँ, और कुछ ऐसी कंडीशन हमने अपने आसपास दूसरे अपने कोलीग्स के साथ में होते हुए देखी भी होंगी। आज मैं आपसे बात करूँगा, व्हेन यू आर एसेट एंड ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक you are experiencing that now the organization is taking you as a liability to the organization। कई वजह से होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी एसेट वाली प्रॉपर्टीज़ लाइबिलिटीज़ में बदल जाती हैं और आपको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू हो जाता है। बात अगर करें तो ये जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ वाली हैं, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप कब ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हैं, कब आप उनके बताए हुए सारे के सारे पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन आपकी एक गलती से या ऑर्गेनाइजेशन की गलती से आप कब उस एसेट से लायबिलिटी वाले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के साथ ही होता है, ये एक डायनेमिक्स है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, कि आप कब एसेट्स हैं और कब आप लायबिलिटीज़ हैं। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि ये आपने भी देखा होगा कि जो भी सेल्स और सर्विस प्रोफेशनल टेंडरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने एक टेंडर किया। ये एक लाइव एग्जांपल है, पर मैं आपको एक जेनरिक व्यू में बता रहा हूँ। उन्होंने एक टेंडर किया, टेंडर में सारी कैलकुलेशंस देखी गई और उसमें कई ऐसे कंपोनेंट हैं जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्ट होते हैं। आज डॉलर 70-80 का चल रहा है INR में। आपने उसका फैक्टर लेते हुए फॉरवर्ड कैलकुलेशन की कि इसमें कितना अप्स एंड डाउन हो सकता है, और आपने वो 10-15 करोड़ का टेंडर जो है वो बिड कर दिया। टेंडर को खुलते और उसके एनालिसिस को सामने आते L1 L2 होते होते करीब 2-3 महीने गुजर जाते हैं, बीइंग अ गवर्नमेंट टेंडर एंड अ बिग वैल्यू टेंडर। तब तक पता लगता है कि जो 70 का जो डॉलर चल रहा था वो 90-95 के पास आ गया। ऐसा हुआ है, ये हाइपोथेटिकल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी P&L शीट बना के उसकी कॉस्टिंग वगैरह देखी गई, तो जो हमको एक ल्यूक्रेटिव डील नज़र आ रही थी वो ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुँच रही है। तो जो पिछले 2-3 महीने आपने L1 होने के खुशी में एक एसेट के रूप में अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिताए, और आपकी हर जगह पर एक वैल्यू आपको नज़र आने लगी मैनेजमेंट के तौर पे, कोलिग्स के सामने अवार्ड्स के तरीके से, अचानक वो सारी चीज़ें बड़ी ग्रिम सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि अब जो इंपोर्ट होगा वो करंट वैल्यू पे होगा, और जो करंट वैल्यू पे होगा उससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर था, जो आपने फैक्टर इन किया था फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हुए भी, वो सारी कैलकुलेशन बदल जाती है। जो कैलकुलेशन बदल गई तो जो आपका प्रॉफिट फैक्टर था वो नेगेटिव में चला गया। अब ऑल ऑफ सडन मैनेजमेंट को लगा कि नहीं, ये जो डील है अगर ये कैंसिल हो जाए तो ही हमारे लिए एक रिलीफ का साइन होगा, क्योंकि डॉलर और INR का जो कैलकुलेशन है वो इतनी जल्दी सुलझता नहीं है इंटरनेशनल वैल्यू में। तो जो इंपोर्ट होगी वो करंट वैल्यू पे होगी, और जो करंट वैल्यू पे होगी वो अब हमको उस तरीके से हमारी शीट में वो प्रॉफिट ना होके लॉस के तौर पे आएगा, और जो दूसरी सर्विसेज हैं ऑब्लिगेटरी वो भी हमको करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो आप एसेट थे वो अचानक ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में एक लायबिलिटी बन गए, और अब आपकी दौड़ भाग शुरू हो गई किसी तरह से अपनी जान बचाने के चक्कर में। दैट इज़ वन केस। सेकंड केस मैं आपसे जो शेयर करूंगा एसेट और लायबिलिटीज़ के उसमें, ये मेरे साथ में भी हुआ है। आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां पर आप वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूटर या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर स्टॉक एंड सेल नहीं होता, आप सोल्यूशन पे काम करते हैं, बैक टू बैक ऑर्डर होते हैं, और किसी एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने प्रोडक्ट इवैल्यूएट कराने हैं, क्योंकि उस इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट के बिना आप उस तरह की टेंडरिंग प्रोसेस में या रेट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैड या इस तरह के बैक टू बैक
फ्रंट एंड सोल्यूशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको एक ऐसा डिपार्टमेंट दे दिया गया है जहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है एंड यू विल नेवर नो कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, आपने अपने प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट लैब्स में 2-3 महीने लगाए, जहाँ पर आपने बहुत तिगड़म लड़ाई और अल्टीमेटली आपने अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई भी करा दिया। उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई, वो एक अलग बात है, बट आपने वो 2-3 महीने लग के कराया। तो जो 2-3 महीने का सेल्स साइकिल है वो आपने एक डेडिकेटेड चैनल को दे दिया, और आपकी जो फनल पहले बनी हुई थी या जो जिस सेल्स पे आप काम कर रहे थे, जो छोटे टिकट वैल्यू के थे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख के, उनको आपके एक डेडिकेटेड चैनल में काम करने की वजह से, वो सर्टिफिकेशन कराने की वजह से उस पर आप फोकस नहीं कर पाए और अल्टीमेटली वो बिजनेस आपने लूज़ किया। चलिए मान लिया आपने 3 महीने की मेहनत की, आपने अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाई कराया। अब वो सर्टिफिकेशन के बाद आपने रेट कॉन्ट्रैक्ट या उस टेंडर में पार्टिसिपेट किया। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट टेंडर में या रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसका फेट मालूम नहीं होता, और ये बहुत सारे जो वेटरन्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो भी इसकी टेस्टमनी देंगे। तो हुआ क्या कि जब वो टेंडर हुआ, उस टेंडर में प्राइस मैच कराने की बात आई L1 से, और किसी वजह से कंपटीशन की वजह से बोलिए या गवर्नमेंट के अपने जो प्रोसेस हैं, वो टेंडर कैंसिल हो गया। तो जो आपकी 3 महीने की टेस्टिंग साइकिल थी और उसके अलावा अगले जो 1 या 2 महीने आपने उस टेंडर में लगाए, पार्टिसिपेट किया, तो मतलब आपने करीब करीब 2 क्वार्टर का टाइम एक रेट कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस के टेंडरिंग प्रोसेस एंड टू एंड में लगाया और अल्टीमेटली वो स्क्रैप हो गया। अब वो 6 महीने का जो लॉस है, अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन और आपको लग रहा था कि इस रेट कॉन्ट्रैक्ट से वी कैन डू अ मार्वलस बिजनेस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और हमको इतने CR का प्रॉफिट हो जाएगा, या हमारा जो ब्रांड है या जो हमारी जो विजिबिलिटी है वो पैन इंडिया बहुत सुधर जाएगी और एक अच्छा खासा हम इससे एक किटी जनरेट कर लेंगे सेपरेट बिजनेस में। पर क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस जो था वो था वैड का, वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूटर, जहां आप एंड कस्टमर सेल पे बैक टू बैक ऑर्डर लेके सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे, और आपके पास जो सेक्शन था वो सेक्शन था रेट कॉन्ट्रैक्ट का। तो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, इट्स डोमेन, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स ऑपरेशन। आपने 6 महीने का टाइम लूज़ किया और उसको ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि ये एक लायबिलिटी बिजनेस है जिसको हम पहले एसेट बिजनेस देख रहे थे। तो जो आपने अपने प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन कराई, जिसमें जितना खर्च हुआ या जो आपका टाइम लगा, या मैं कहूँ कि जो लॉसेस आपने उठाए इन टर्म्स ऑफ अ सेल्स पर्सनल, क्योंकि आपने अपने पिछले 4-5 महीने का फनल जो है उस पर फोकस नहीं कर पाए और अल्टीमेटली वो सेल जनरेट आपके थ्रू नहीं हो पाई। तो जो आप ऑर्गेनाइजेशन को एसेट के तौर पे दिख रहे थे, इस टेंडर के स्क्रैप होते हुए आप वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ, आपकी वैल्यू जो अभी तक एक हाई फ्लाइंग सेल्स पर्सनल की थी, उसको अपनी पोजीशन बचाने के भी लाले पड़ गए। ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। जिस टेंडर की मैं बात कर रहा हूँ वो टेंडर 1 नहीं 3 बार स्क्रैप हुआ। मतलब अगले करीब मान के चलिए कि अगले 2 साल और ये टेंडर रेट कॉन्ट्रैक्ट के हुए, और वो टेंडर हर बार किसी ना किसी वजह से स्क्रैप हुए, कैंसिल हुए। बात मैं कर रहा हूँ DGSND की। जिस टाइम जेम नहीं था, इसका नाम DGSND हुआ करता था, और DGSND में सर्वर के रेट कॉन्ट्रैक्ट का मैं यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ। तो आप जब भी ऐसा कोई एडवेंचर या कोई ऐसा नया बिजनेस डेवलप करने की सोचें, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लें जहाँ पर ऑलरेडी इस तरह के बिजनेस फोकस में पहले से किए जाते हैं। अगर वो पहले से नहीं किए जाते तो मान के चलिए कि जो वैल्यू प्रपोजिशन
एक टाइम पे मैनेजमेंट को लगती है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट होके एक लाइबिलिटी में बदल सकती है, क्योंकि वो फोकस एरिया ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट सेंटर जो है वो किसी और बिजनेस मॉडल से जनरेट करता रहा है, जहां वो कंफर्टेबल भी है, जहां उसके रिसोर्सेज भी लगते हैं और जहां उसको लगता है कि वो उसको जस्टिफाई भी करेगा। और अपने आप में ये एक सही एनालॉजी भी है। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में जा रहे हैं जहां पर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू से मैच नहीं करता, तो आप एक रिस्क जोन में काम कर रहे हैं। और ये रिस्क जोन जो है या तो आपको बहुत हाई फ्लाइंग बना सकता है, पर उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ये आपको एक ऐसे डेंजर जोन में ले आ सकता है जहां आपकी जो जॉब है वो भी स्टेक में आ सकती है। तो हमेशा इसको कैलकुलेट करके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये प्रेपोजिशन में आप ऑर्गेनाइजेशन को और अपने आप को फिट नहीं पाते, तो शुरू में ही हाथ खड़े कर दीजिए। ये कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स हैं जो आपकी पूरे के पूरे कैरियर को अफेक्ट कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में इस DGSND रेट कॉन्ट्रैक्ट जो कि 2-3 बारी कैंसिल हुआ है, कईयों के प्रोफेशनल कैरियर को इसने बहुत लार्जली अफेक्ट किया है। अब चूंकि बिजनेस मॉडल बदल गया है, लोग जेम पे जाते हैं, ऑक्शन होता है, वो एक अलग कहानी है। पर DGSND के ऐसे कई रेट कॉन्ट्रैक्ट ने बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी अफेक्ट किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें सिर्फ सेल्स पर्सनली अफेक्ट होते हैं, इसमें कई ऑर्गेनाइजेशन, आप जैसे अगर आपने पिछले 2-3 महीने का सेल्स साइकिल लूज किया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। ऑर्गेनाइजेशन भी आपको कहां तक सपोर्ट करेगी, एक गौर करने वाली बात है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास आप सेल्स जनरेट करके नहीं देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो पे आउट कर रही है उसको ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को भी जस्टिफाई करने में एक बहुत मुश्किल होगी। और एक आध क्वार्टर वो शायद जस्टिफाई कर सकते हैं, उसके बाद या तो आपका रोल चेंज होगा, आपका या तो डिमोशन होगा, या फिर आप किसी और सेल्स अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट में घूमते हुए नजर आएंगे। तो ये एक ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू गए हैं या आप उससे गुजर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस बताइए, अपने ऑर्डिल बताइए और लोगों को एक कुछ ऐसी लर्निंग दीजिए ताकि वो इस तरह की गलती दोबारा ना करें और अपने को एक स्मूथली उस सिचुएशन से बाहर ले आए। रही बात कि अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही दी जाती है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो आपको अपने सीनियर से, मैनेजमेंट से बहुत क्लियरली इसके प्रो एंड कॉन्स डिस्कस कर लेने चाहिए, जहां पर आप उनको बता पाएँ कि इसमें कहां कहां पर रिस्क फैक्टर हैं। या कहें तो एक बहुत कॉमन, अगर आपने भी देखा होगा, कि स्वॉट एनालिसिस कर लें। स्वॉट एनालिसिस में कम से कम आप ये अपने मैनेजमेंट के साथ में शेयर कर पाएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटी हैं और कितनी थ्रेट्स हैं इस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने में। उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सपीरियंस या मेरा जो एक्सप्लेनेशन है इन नए अपॉर्चुनिटीज़ जो ल्यूक्रेटिव एक टाइम दिखती हैं और आपको एक एसेट की तरह दिखती हैं, कब आप एसेट से लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं ये तो टाइम ही बता पाता है। होपफुली आई मेड माई पॉइंट और आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर पसंद आए होंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ में।